नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड प्रश्न पत्र, जो कि हमारा है अधिगम का आकलन। इसमें हम लोग जो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आज हम लोग पढ़ेंगे संरचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए यह है क्या कि संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, इन दोनों में मतलब ये दोनों क्या होते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, जो कि हमारा संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। तो ये दोनों क्या हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संरचनात्मक आकलन क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि योगात्मक आकलन क्या होता है। तो इससे पहले आप लोग चैनल पे जो भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आप लोग दबा लिया करिए। और वीडियो अगर आप लोग पहले तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखा कीजिए, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो, हेल्पफुल हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो देखिए संरचनात्मक आकलन होता क्या है, जो फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है, संरचनात्मक आकलन होता क्या है। तो आपको हम हमेशा बताए हैं कि जब भी कोई शब्द आपको मिले तो शब्दों से ही पकड़ने का आप लोग प्रयास करिए। संरचनात्मक कहीं ना कहीं रचनात्मक, कोई अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई एक रचना आ जाएगी, कोई ना कोई एक अलग खोज आप करेंगे, अलग अलग विधियों का आप उसमें प्रयोग करेंगे। वो मतलब तत्काल की चीज़ें होती हैं। आप अगर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आप पता चला कि अचानक किसी अन्य विधि की आपको ज़रूरत पड़ गई। आप सोच के गए थे किसी अलग तरीके से पढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें आप एक नई खोज उसमें आप कर दिए। आप पढ़ाते पढ़ाते आपकी नई खोज, बच्चा भी उस समय अलग अलग तरीके का एक्टिविटी करता है। तो यही चीज़ आपका क्या होता है, रचनात्मक या संरचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम आपको कहें कि रचनात्मक आकलन, संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, तो माइकल स्क्रीवेन, एक जो वैज्ञानिक उनको मान लीजिए या फिर कोई एक व्यक्ति थे जो कि माइकल स्क्रीवेन है। इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। माइकल और स्क्रीवेन है, स्क्रीवेन। तो ये जो हैं व्यक्ति, इन्होंने संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन का प्रत्यय जो होता है, इसका जो प्रत्यय जो होते हैं संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन के, इनके प्रत्यय को सन 1900 मतलब 1967 इसमें इन्होंने दिया था कि संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन ये चीज़ें होती हैं। तो इनको इन्होंने दिया था। कौन ये वैज्ञानिक है, तो माइकल स्क्रीवेन है। तो ये इन्होंने दिया था, और उसके बाद सन 1968 में, 67 में तो इन्होंने दिया था, लेकिन 1968 में इन्होंने मतलब एक में जो एक और वैज्ञानिक आ गए, जैसा कि आप लोग उनका नाम जानते भी हैं, बेंजामिन ब्लूम। क्या नाम है, बेंजामिन ब्लूम। इन्होंने अपनी पुस्तक लर्निंग फॉर मिस्ट्री, जो मतलब जो बेंजामिन ब्लूम जो हैं, इन्होंने अपने पुस्तक, एक उनकी पुस्तक थी, वो भी पुस्तक वो किस सन में, तो 1968 में उन्होंने अपने एक पुस्तक में लर्निंग फॉर मिस्ट्री में इस प्रत्यय के बारे में बताया कि ये संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन के बारे में उन्होंने बताया। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा, यह शिक्षण, उन्होंने बताया कि यह जो संरचनात्मक जो आकलन है और योगात्मक जो आकलन है, यह अधिगम मतलब यह शिक्षण जो हमारा जो होता है, जो शिक्षण कार्य होता है, उसमें अधिगम जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें छात्रों को किस किस तरह से, उसमें कितना छात्रों में सुधार किया जा सके, या सुधार करने के लिए यह एक क्या है, तो एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कौन बताया था, तो बेंजामिन ब्लूम ने बताए थे। किस सन में बताए थे, तो 1968 में बताए थे। और माइकल स्क्रीवेन जो हैं वो 1968 में इसमें संरचनात्मक और योगात्मक आकलन का एक प्रत्यय दिया था। लेकिन जो बेंजामिन ब्लूम जो हैं वो 1968 में इसमें अपनी पुस्तक लर्निंग फॉर मिस्ट्री में इसको बताया कि जो शिक्षण कार्य जो होता है वो छात्रों को अधिगम कराने के लिए या छात्रों को सीखने के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में सुधार किया जा सके, उसको सुधार करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कह रहे हैं ये, कि यही क्या है, संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन है। तो आगे हम लोग आज देखेंगे कि इसमें संरचनात्मक आकलन होता क्या है। देखिए नोट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, थोड़ा सा लिखे भी हैं। देखिए शिक्षण की पाठ्यवस्तु को हमेशा इकाइयों में बांटकर
हम आपको पहले ही बताया कि संरचनात्मक आकलन जो होगा वो हमेशा कहीं ना कहीं आपके कक्षा कक्ष में और तत्काल की चीज़ें कहीं ना कहीं आप में नई नई चीज़ें खोज प्रवृत्तियाँ होंगी। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षण जो होगा उस शिक्षण कार्य को कहीं ना कहीं पाठ्यवस्तु जो होगा, जो हमारा पाठ्य पुस्तक जो होगा, उसको हमेशा इकाइयों में बांटकर शिक्षण किया जाता है। हमेशा जब भी हम मतलब आपको कक्षा में पढ़ाने भी जाते हैं, हम ही जैसे आपको देखिए पढ़ाने जा रहे थे तो आपका जो टॉपिक आपका था कहीं ना कहीं संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन था कि संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन क्या होता है, इनमें अंतर क्या होते हैं। लेकिन उसी चीज को हम किए क्या कि सबसे पहले उसमें एक इकाई हम ले लिए, एक टॉपिक ले लिए संरचनात्मक आकलन, और सबसे पहले हम आपको आज की वीडियो में पढ़ाएंगे कि संरचनात्मक आकलन क्या होता है। इसके बाद के वीडियो में हम आपको थोड़ा सा जो योगात्मक आकलन है उसको हम क्या किए, थोड़ा सा अलग वीडियो में आपको डाल दिए, अलग इकाई उसको हम बना लिए। तो उसी तरह से शिक्षण की पाठ्यवस्तु को हमेशा इकाइयों में बांटकर शिक्षण किया जाता है और प्रत्येक इकाइयों को 2 या 3 इकाइयों में समूहों को छात्रों में को पढ़ाने के बाद अंत में परीक्षण किया जाना चाहिए। इसका मतलब समझिए क्या है कि कहीं न कहीं जो शिक्षण जो कार्य होगा उसको पाठ्य पुस्तक जो होगी हमारी उसको कई इकाइयों में हम बांट देंगे और कई इकाइयों में बांटने के बाद और मैक्सिमम उसको 2 या 3 इकाइयों में हम बांटेंगे और 2 या 3 इकाइयों में बांटने के बाद फिर जो छात्रों का जो समूह होता है, जो छात्र के जो समूह होते हैं उन समूहों को पढ़ाने के बाद जो छात्र का जो समूह होगा उन इकाइयों को छात्रों के समूह में जब पढ़ा लेंगे तो पढ़ाने के बाद अंत में उनका परीक्षण किया जाना चाहिए, यहाँ दिया जाना चाहिए या किया जाना चाहिए, दोनों चीजें यहाँ पे आप रख सकते हैं। परीक्षण किया जाना चाहिए या उन्हीं बच्चों का परीक्षण दिया जाना चाहिए और इसे ही हम इकाई परीक्षण या संरचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है या संरचनात्मक आकलन कहा जाता है। तो हम समझ रहे हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि अलग अलग इकाइयों में बांट करके बच्चों को एक समूह में उनको पढ़ाना और उनको पढ़ा करके और अंत में उनका परीक्षण किया जाना। आपको टेस्ट पेपर लिया जाएगा, आपका पेपर लेकर के आपका मूल्यांकन किया जाएगा। इसी को हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं या संरचनात्मक आकलन कहा जाता है, जो कि किसी निर्माणाधीन शिक्षा नीति, शिक्षण विधि या मूल्यांकन विधि की संरचना को अंतिम रूप देने से पहले किया जाता है। आपको हम हमेशा बताए भी हैं कि जब भी कोई कार्य होता है, जब भी हमारा आकलन जो होता है वो आकलन जो कि किसी निर्माणाधीन का मतलब कि कोई भी निर्माण करने से पहले और कोई भी शिक्षा नीति और शिक्षण विधि या मूल्यांकन विधि की संरचना जो होगी उस संरचना को अंतिम रूप देने से पहले, जैसे आपको हम बताए थे कि आप पेपर देने सबसे लास्ट में जाते हैं। क्या होता है, पेपर देने आप परीक्षा में क्या करते हैं, पहले आप साल भर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद लास्ट में आप सबसे आपका मूल्यांकन पेपर देते समय होता है, आप एग्जाम देने सबसे लास्ट में जाते हैं। और जब आप एग्जाम देने जब लास्ट में आप जाते हैं तो आपका सबसे जो लास्ट की जो प्रक्रिया होती है उससे जस्ट पहले की प्रक्रिया आपको कहीं ना कहीं पृष्ठ पोषण एक टीचर आकर के दे देता है, कहीं ना कहीं एक टीचर आपको बता देता है कि ये कमियां आपके अंदर हैं। तो वो जो पृष्ठ पोषण जो दिया जाता है तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अंतिम रूप देने से पहले, कहीं ना कहीं आपका मूल्यांकन करने से पहले, कहीं ना कहीं आपका पेपर परीक्षा देने से पहले किया जाता है। यह आपका क्या होता है, संरचनात्मक आकलन होता है, आपका रचनात्मक आकलन होता है। कहीं ना कहीं आपको उससे पहले की प्रक्रिया ये होती है। आगे देखिए क्या है कि यह छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान की परीक्षा है कि यह जो छात्र होते हैं उनको, जैसे आपको होता है ना हर हफ्ते आपका टेस्ट ले जाना, अब हो सकता है कि महीने पे टेस्ट लेना, तो और इसी तरह मतलब हफ्ते में महीने में टेस्ट लेते लेते धीरे धीरे आपको इतना कुछ सिखा दिया जाएगा, आप में इतना कुछ संरचनात्मक रचनात्मकताएं आप में आ जाएगी। बच्चे मतलब एक शिक्षक बच्चों में ला देता है कि वो जब पेपर देने जब जाते हैं, अंतिम जो उनकी जो प्रक्रिया होती है उस अंतिम प्रक्रिया में पेपर देने से पहले की सब प्रक्रियाएँ होती हैं और पेपर देने जब तक वो जाता है बच्चा तब तक उनका योगात्मक आकलन करने से, मतलब योगात्मक आकलन जब उनका जब किया जाता है उससे पहले की ये सब जो प्रक्रियाएँ होती हैं वही क्या होता है, रचनात्मक आकलन या संरचनात्मक आकलन। तो आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो ज्ञान की परीक्षा है तथा प्रदत्त ज्ञान को व्यवहार में प्रयुक्त करने की योग्यता है। जो कुछ भी प्रदत्त कार्य आपको दिया जाता है, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको आप अपने व्यवहार में कितना लाते हैं, अपने व्यवहार में उसको आप कितना सीखते हैं, यही सब क्या है आपका संरचनात्मक आकलन है। यह छात्रों में होने वाले उस व्यवहार संबंधी परिवर्तन की ओर संकेत करता है कि कितना आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, उसी को ओर वो संकेत करता है, जिससे वह सैद्धांतिक विषयों से
प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। जो सिद्धांत होते हैं उस सिद्धांत को वो बच्चा अपने व्यवहार में ला करके उसको कितना प्रयोग कर रहा है, उसमें कितना प्रयोग ला रहा, मतलब प्रयोग करके उसको कितना अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, यही क्या है, सैद्धांतिक विषयों से, जो सैद्धांतिक जो विषय होते हैं या हैं उसको प्रायोगिक विषय मतलब अपने प्रयोग में लाना, अपने दिनचर्या में लाना, अपने व्यवहार में लाना, उसी को विषयों की ओर अग्रसर होता है। यह अध्यापक द्वारा निर्मित होता है कि एक अध्यापक बच्चों में किस तरह से उनके व्यवहार में परिवर्तन कर दें, किस तरह से उनको सीखने में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख पाएँ बच्चे, तो उसी के लिए तो ये अग्रसर होता है, यह अध्यापक द्वारा निर्मित होता है एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाता है। आपको हम पहले ही बता दिए कि जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होगी, जो बच्चा जो सीखता है उसमें परिवर्तन, उसमें सुधार लाता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीख सके, किस विधि का हम प्रयोग करें, किस प्रविधि का प्रयोग करें कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके। तो वही चीज़ें हैं। तथा छात्र इसके माध्यम से अधिक सीखते हैं, बच्चा भी उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा कुछ सीख लेता है। भाई बार बार जब आपका टेस्ट लिया जाएगा, जब टेस्ट आपका लिया जाएगा तो आपको ये होता है कि अच्छा इस बार मेरा 20 में बस 5 ही नंबर आया, कैसे इतना नंबर आया, मैं और ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करूँगा। कहीं ना कहीं उसमें और ज़्यादा जो कमियाँ होती हैं शिक्षक आपको बताता भी है कि देखिए बेटा ये चीज़ें आपका कमी है, इसको आप सुधार कीजिए। तो जब बार बार आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको जब समझाई जाती है, सिखाई जाती है, तो आपके अंदर वो चीज़ क्या हो जाता है, आप उसको व्यवहार में भी उतारने लगते हैं और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। और जब पेपर देने आप जाते हैं तो बहुत अच्छा आप पेपर दे पाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ आ रहा है। ये एक चीज़ होता क्या है, बार बार अभ्यास करने से ये चीज़ें आती हैं। तो वही चीज़ है, अधिक सीखते भी हैं। और यह अधिगम और समझ में सुधार के लिए सकारात्मक प्रक्रिया प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो कुछ भी होता है, ये अधिगम हमारा जो होता है, उस अधिगम में जो कुछ भी बच्चे की जो समझ होता है, उस समझ में उसके सुधार के लिए बार बार आपको भाई पुनर्वलन दिया जाता है, बार बार पृष्ठ पोषण आपको दिया जा रहा है। पेपर से, परीक्षा से पहले आपको बार बार टेस्ट पेपर लिया जा रहा है, टीचर बार बार क्वेश्चन दे करके आपको प्रैक्टिस करा रहा है। ये सब चीज़ें आपका क्या हो रही है, संरचनात्मक आकलन ही तो यही सब है। तो समझ में सुधार के लिए सकारात्मक प्रक्रिया प्रदान होता है इस तरह से कि बच्चा ज़्यादा कुछ सीख सके, बच्चा ज़्यादा कुछ ग्रहण कर सके, अपने व्यवहार में उसको ला सके। तो उसी के लिए प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, तो संरचनात्मक आकलन कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। हम समझ रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से इतना समझ में आ गया होगा। इसको आप इस बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो फिर इसके बाद हम लोग इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए, देखिए जैसे कि इनके मतलब विशेषताएं क्या हैं, जो संरचनात्मक आकलन है, संरचनात्मक आकलन की विशेषताएं क्या हैं, और विशेषताओं के बाद फिर हम जानेंगे कि संरचनात्मक आकलन के उद्देश्य क्या हैं। तो कहीं न कहीं इनके विशेषताओं को हम देखेंगे तो सबसे जो पहला जो विशेषता है, ये सबसे पहली ही विशेषता क्या है, तो देखिए यह जो है नैदानिक और सुधारात्मक प्रक्रिया है। कहने का मतलब कि ये जो संरचनात्मक आकलन जो जब तक रहता है वो क्या है, मतलब उसमें सुधार किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जब योगात्मक आकलन और संरचनात्मक आकलन की जो हम अंतर जब देखेंगे, या इसको जब हम देखने का जब प्रयास करेंगे, जानने का जब प्रयास करेंगे, तो जो संरचनात्मक आकलन जब तक होता है, जब तक बच्चों में किया जाता है, तब तक किसी न किसी चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, उसमें उनका निदान बच्चों का कर सकते हैं, उन बच्चों के हम सुधार उनमें किया जा सकता है। लेकिन वही अगर योगात्मक आकलन की जब हम बात करेंगे तो उसमें बच्चे की सुधार और उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो डायरेक्ट ही उस बच्चा पेपर देने जाएगा या पेपर देगा और उसके बाद उसका मूल्यांकन हो जाएगा, तो उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो संरचनात्मक आकलन जब तक बच्चे का हम कर रहे हैं, तब तक से क्या हो जाएगा, उस बच्चे में हम निदानात्मक, उसमें निदान उसका हम बच्चे का करेंगे, उस बच्चे में जो कुछ भी कमियां रहेंगी उसका हम सुधार कर सकते हैं। तो वही है कि यह निदानात्मक और सुधारात्मक प्रक्रिया है या सुधारात्मक है। तो कहने का मतलब कि बच्चे का हम निदान कर सकते हैं और इसमें जो कुछ भी कमियां निकल के आएगी, जो कुछ भी कमी होगी वो बच्चे के हम सुधार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि यह प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान करता है। कहने का मतलब कि ये जो कुछ भी प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा, उस प्रभाव प्रतिक्रिया के लिए जो भी उसका प्रावधान होगा, उसको प्रावधान ये करता है, जो संरचनात्मक आकलन होता है। इसकी ये विशेषताएं हैं। अगला देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि यह छात्रों में स्वयं सीखने में, कहने का मतलब कि जो छात्र होते हैं वो खुद अपने आप को स्वयं कुछ चीज़ें सीखते हैं। कुछ चीज़ें तो टीचर जब उसको जब बताता है, उसको जो पृष्ठ पोषण जब देता है, पुनर्वलन जब देता है, तो छात्र कुछ चीज़ें स्वयं सीखने लगते हैं और कुछ स्वयं सीख
सीखते हैं और सीखने में उनकी जो सक्रिय भागीदारी के लिए मंच प्रदान करता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो छात्र होते हैं वह मतलब जो भी उनके क्रियाकलाप होते हैं या जो भी उनके पाठ्य पुस्तक से जो भी उनको व्यवहार उनको, तो उस व्यवहार में जब टीचर एक शिक्षक जब बता देता है उस बच्चे को, तो उस चीज़ों को अपने व्यवहार में वो खुद स्वयं उतारते हैं और खुद स्वयं उस पर मतलब उसके प्रयोग करते हैं और जानने का उसको सीखने का प्रयास करते हैं और उसको क्या करते हैं, मंच प्रदान करते हैं। वही चीज़ मंच प्रदान करने का यहाँ पे वही मतलब है कि अपने व्यवहार में वह खुद उतारते हैं, खुद उसमें व्यवहार अपने लाते हैं और उसको प्रयोग करते हैं। मंच जैसे आप देखते हैं ना, कोई एक मंच पे जाकर के व्यक्ति क्या करता है, किसी भी नाटक को, किसी भी मतलब उसका मान लीजिए कोई चरित्र जो भी दिया गया हो उसको वहाँ पे, तो उसको वो अपने मंच पे एक प्रयोग के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से, मतलब जो कुछ भी उसको दिया गया हो, जो जिसकी भी वो भूमिका निभा रहा हो, वो व्यक्ति उस मंच पे जा करके खड़े होकर के उसको प्रयोग अपने व्यवहार के रूप में ऐसा वो प्रतीत करता है कि हम ही ये व्यक्ति हैं या हमारा यही रूप है। इस चीज़ को मंच के माध्यम से वो प्रयोग करता है, दिखाने का प्रयास करता है, अपने व्यवहार में उनके पूरी चीज़ों को उतारता है और उतार करके दिखाने का प्रयास करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यह छात्रों में स्वयं सीखने में और उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए मंच प्रदान करता है। समझ गए होंगे आप। अगला देखिए, चौथा पॉइंट क्या है कि क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना है। कहने का मतलब कि जो शिक्षक एक पढ़ाता है वो क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है या क्या पढ़ाया जाना है, तो वही चीज़ें हैं। यह तय करने के लिए सीखने की विभिन्न शैलियों को समाविष्ट करता है। जो कुछ भी वो शैली, एक अध्यापक के लिए ये बातें हैं कि वह क्या पढ़ाया जाना है, वह क्या पढ़ाएगा, और उसके बाद यह तय करने में के लिए कि सीखने की विभिन्न शैलियों को, जैसे कि उस बच्चे को सीखने या सिखाने के लिए किस किस शैलियों का प्रयोग करेगा, किस किस विधि प्रविधि का वो प्रयोग करेगा, उसकी क्या करता है, शैलियों को समाविष्ट करता है। तो उसके बाद अगला पॉइंट देखिए इसका क्या है कि छात्रों को वे मापदंड समझने को प्रोत्साहित करता है। ये जो एक शिक्षक अध्यापक जो होता है वह छात्रों को मापदंड समझने को प्रोत्साहित करता है जिनका उपयोग उनके काम को परखने के लिए किया जाता है। कि वो जो कार्य जो कर रहे हैं उनको परखने के लिए हम किस किस मतलब उनके लिए क्या मानदंड होगा, उनके समझने के लिए उनको कैसे हम प्रोत्साहित करें बच्चे को। तो यही सब चीज़ें उनको उपयोग उनके काम के लिए परखने के लिए किया जाता है। तो ये आपका कहीं न कहीं जो संरचनात्मक आकलन है इसकी ये विशेषताएँ थी। अगला हम लोग देखेंगे कि संरचनात्मक आकलन है, इनके उद्देश्य क्या हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ का उद्देश्य जरूर होता है, बिना उद्देश्य का कोई चीज़ की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इसमें हम पहला उद्देश्य देखेंगे क्या है, अध्यापक को इसके द्वारा पृष्ठपोषण प्रदान करना या प्रदान किया जाता है। इसका मतलब समझिए क्या है कि जो संरचनात्मक जो आकलन हमारा होता है, जो फॉर्मेटिव जो असेसमेंट जो हमारा होता है, इस फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वह अध्यापक को इसके द्वारा जो संरचनात्मक आकलन है, संरचनात्मक आकलन के द्वारा अध्यापक को पृष्ठपोषण प्रदान करता है। कहने का मतलब कि एक बच्चे के लिए तो पृष्ठपोषण प्रदान की मतलब एक अध्यापक करता ही है, साथ साथ एक अध्यापक के लिए भी वो बच्चा पृष्ठपोषण का काम करता है। अध्यापक भी बच्चे से कुछ न कुछ चीज़ें सीखता है, बहुत कुछ चीज़ें सीखता है और सीख करके बच्चे में क्या क्या चीज़ें हैं उसको वो जानने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अध्यापक को संरचनात्मक आकलन द्वारा पृष्ठपोषण प्रदान करता है या करना है। अगला देखिए पॉइंट क्या है कि विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक स्तर के सुधार के तरीके बताना। कहने का मतलब कि जो विद्यार्थी होगा उसको किस तरह से उनके ज्ञान के स्तर जो उनके होंगे, वो क्या चीज़ें वो सीख रहे हैं, उनके ज्ञानात्मक स्तर का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ज्ञान स्तर के सुधार के लिए उनमें क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं उनका वो तरीका बताता है। क्या बताता है, संरचनात्मक आकलन के माध्यम से संरचनात्मक आकलन बताता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि इसके द्वारा विद्यार्थियों को उच्च स्तर की शिक्षा देना। कहने का मतलब कि संरचनात्मक आकलन के माध्यम से मतलब फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है इसके माध्यम से जो बच्चा होता है वो उच्च स्तर में किस तरह से अपने आप को परफॉर्मेंस करे, उच्च स्तर की शिक्षा किस तरह से उसमें दी जाए, ये चीज़ें भी संरचनात्मक आकलन के द्वारा ही कर पाते हैं, यह शिक्षक कर पाता है। अगला देखिए क्या है, धनात्मक अभिप्रेरित विश्वास तथा आत्मसम्मान को प्रोत्साहित करना कि उसमें पॉजिटिविटी कैसे बनी रहे। एक जो शिक्षक होता है या एक बच्चा होता है वो किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव
पॉजिटिव बना रहे, ऐसा ना हो कि वो निराश हो जाए या कक्षा कक्ष में वो बोरिंग उसको महसूस हो। तो उस तरह से उसमें विश्वास एक बना रहे, आत्म प्रेरित रहे, अपने आप को ये रहे कि नहीं हाँ वो प्रेरणा के साथ कि नहीं हाँ बच्चे को मुझे पढ़ाना है, या उसमें रुचिकर बनाया रहे टॉपिक को। अभी जैसे पढ़ा रहा है, अभी देख रहा है क्लास बोरिंग होने लगा, वो थोड़ा सा चुटकुला सुना देगा या कुछ ऐसी चीज़ें बता देगा जिससे कि बच्चा अपने आप को फिर से एकाग्रचित होकर के शिक्षक को देखने लगेगा, उसको समझने का प्रयास करेगा टॉपिक को। तो उसी के लिए है कि वो आत्मसम्मान को प्रोत्साहित करना, ये चीज़ें आपका कहीं ना कहीं चौथा उद्देश्य आपका था। पांचवा उद्देश्य क्या है कि अध्यापक को सूचनाएं प्रदान करना, कि ये जो शिक्षक मतलब होता है उसको भी जो सूचनाएं जो प्रदान करना, ताकि शिक्षण में सुधार किया जा सके। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको कैसे वो मिलेगा या सूचनाएं कैसे वो प्रदान करेगा। तो एक अध्यापक जब कक्षा कक्ष में जब पढ़ाता है बच्चों को, तो उसको शिक्षक को भी वो सूचनाओं के रूप में प्राप्त होता है कि एक बच्चे में या जो क्लास के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों में क्या कमियां निकल के आ रही है, या ऐसा वो टॉपिक ही हार्ड है उसको वो समझ नहीं पा रहा है, उसको हम किस विधि से या किस आसान से आसान तरीके से बच्चे को हम समझाने का प्रयास करें। तो वही चीज़ें हैं कि अध्यापक को सूचनाएँ प्रदान करना ताकि शिक्षण में सुधार किया जा सके, कि वो बच्चे में क्या कमी है, कि हमारे शिक्षण शैली में ही कमी है, वो भी एक सूचना के रूप में अध्यापक को प्राप्त होता है और अध्यापक उसमें सुधार करने का प्रयास करता है और आगे बच्चों को पढ़ाता है। तो हम समझ रहे हैं कि ये विशेषताएं और उद्देश्य आप समझ गए होंगे। अगर समझ रहे हैं आप तो वीडियो को पहले आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इनके दोष क्या हैं, इनके लाभ क्या हैं। चलिए आइए। देखिए, जैसे कि हम आपको बताएं कि संरचनात्मक जो आकलन है इनके लाभ क्या होते हैं और संरचनात्मक आकलन के दोष क्या होते हैं। कहीं न कहीं इनके हम लोग परिभाषा तो नहीं, कहीं न कहीं हम संरचनात्मक आकलन क्या होता है उसको जाने, उसके बाद संरचनात्मक आकलन की विशेषता को जाने और संरचनात्मक जो आकलन है उसके विशेषता के बाद उसके उद्देश्य को जाने। जब हम लोग उद्देश्य को जान लिए तो अब लास्ट टॉपिक आता है कि कुछ न कुछ इनके लाभ होंगे, कुछ न कुछ इनके दोष होंगे। कहीं न कहीं किसी के अंदर बहुत ज़्यादा गुण होते हैं तो कहीं न कहीं किसी के अंदर उनके दोष भी होते हैं। तो हम लोग इसको जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इनके लाभ क्या हैं। तो इनके भी लाभ देखिए, जो संरचनात्मक आकलन के जो लाभ हैं कहीं न कहीं दो पक्ष में होते हैं, एक अध्यापक के पक्ष में होता है, एक विद्यार्थी के पक्ष में होता है। कहने का मतलब समझिए क्या है कि एक अध्यापक के लिए लाभ क्या है संरचनात्मक आकलन के लिए, संरचनात्मक आकलन से अध्यापक को क्या लाभ मिलता है और संरचनात्मक आकलन से विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलता है, इन दोनों को हम वर्णन किए हैं। उसके बाद फिर संरचनात्मक आकलन में दोष क्या क्या निकल के आते हैं, इसमें क्या क्या कमियां निकल के आती हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इनके कारण नहीं हो सकता है, इसको हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि संरचनात्मक आकलन में अध्यापकों के लिए इनके गुण क्या हैं, लाभ क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसके द्वारा अध्यापक यह जानने में सक्षम होते हैं कि छात्र का अर्जित ज्ञान कितना है। कहने का मतलब कि जब एक कक्षा कक्ष में जब एक अध्यापक जब जाता है तो वह अध्यापक करता क्या है कि बच्चों को जानने का प्रयास करता है, उनको परखने का प्रयास करता है कि वो बच्चा क्या कुछ जानता है, उनके अंदर क्या ज्ञान है, वो कितना सीखा है, वो पहले से क्या क्या चीज़ें जानता है, इसको वो जानने का प्रयास करता है। वह छात्र का कितना ज्ञान अर्जित, वो छात्र कितना ज्ञान अर्जित किया है, इसको जानने का अध्यापक कहीं न कहीं प्रयास करता है। तो इसके द्वारा अध्यापक यह जानने में सक्षम होता है या यह जानने का प्रयास करता है कि छात्र का ज्ञान अर्जित ज्ञान कितना है, छात्र ने कितना अर्जित ज्ञान, पहले से पूर्व ज्ञान उसका कितना है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि इसके द्वारा अध्यापक सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही रूपों में परीक्षा का निर्माण करता है। कहने का मतलब कि कक्षा कक्ष में एक जो अध्यापक होता है वह या तो लास्ट परीक्षा मतलब सामूहिक जो कक्षा कक्ष होता है, कोई प्रश्न पूछेगा सामूहिक सभी बच्चों को कह देगा कि इसका आंसर जिसको आए वो बताए, पूरे कक्षा कक्ष को कह देगा। या कहेगा क्या, किसी कक्षा कक्ष में किसी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसको खड़ा कर देगा और उसके बाद क्वेश्चन प्रश्न पूछेगा कि आप ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इसके द्वारा अध्यापक
अध्यापक सामूहिक तथा व्यक्तिगत, या तो समूह में पूरे कक्षा कक्ष को कह देगा कि आप क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, और या तो किसी एक व्यक्ति को पहले ही खड़ा कर देगा और खड़ा करके उसके बाद उस व्यक्ति को पर्सनल व्यक्तिगत रूप से उस मतलब छात्र से प्रश्न पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो वही चीज़ है कि या तो सामूहिक या व्यक्तिगत दोनों ही रूपों में परीक्षा का निर्माण करता है। यह एक अध्यापक के लिए लाभ है या अध्यापक का है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है कि अध्यापक छात्रों को उनके उन्नति के विषय में, जो अध्यापक होता है छात्रों के उन्नति के विषय में कि छात्र किस तरह से उन्नति करें, वो किस विषय में उनका उन्नति हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति के विषय में बता सकते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। कहने का मतलब कि एक अध्यापक जब कक्षा कक्ष में जब बच्चों को जब वो पढ़ाता है तो उसके बाद वो पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को, छात्रों को अर्जित कर लेता है, उसको वो जान लेता है, उसका अनुभव अध्यापक का बता देता है कि ये इस कक्षा कक्ष का ये फला व्यक्ति बहुत आगे जाएगा या ये व्यक्ति ये मतलब इस क्षेत्र में जा सकता है। वो कहीं ना कहीं उसका अनुभव एक अध्यापक का बताता है कि एक कक्षा कक्ष में जो भी छात्र होगा उस छात्र का व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, या उसके जो विषय हैं किस विषय पर उसका बहुत ज़्यादा पकड़ है, वो मतलब कितना आगे जा सकता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसको एक मतलब अध्यापक जो होता है वह जान जाता है। तो वही चीज़ है कि अध्यापक छात्रों को उनके उन्नति के विषय में कि उस छात्र कितना उन्नति करेगा उसके विषय में बता सकता है, और जो उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो अध्यापक मतलब जो बच्चे होते हैं उस बच्चे लक्ष्य की प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको एक अध्यापक बताता है। अब देखिए क्या है कि विद्यार्थियों के लिए, अभी तक क्या था किसके लिए था, तो वह सिर्फ अध्यापक के लिए लाभ था। अब क्या है कि विद्यार्थियों के लिए लाभ क्या होगा, तो विद्यार्थियों के लाभ में जब हम पहला पॉइंट देखेंगे तो ये क्या है कि विद्यार्थी और अधिक सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। कहने का मतलब कि जब कक्षा कक्ष में एक अध्यापक जब पढ़ाता है तो जब उसको विद्यार्थी को जब वो टॉपिक जब रुचिकर जब लगता है, वो जब अच्छे से जब समझ में जब आने लगता है तो वह करता क्या है कि विद्यार्थी और अधिक सीखने के लिए प्रेरित हो जाता है, वह और जिज्ञासु हो जाता है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा सर हमको और पढ़ाइए, हम और पढ़ने के लिए प्रेरित हैं, ये हम करता है, ये बच्चा जिज्ञासु हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि विद्यार्थी स्वयं अधिगम के लिए तैयार होते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि बच्चे को जबरदस्ती बैठा के पढ़ाया जाता है, बच्चा स्वयं अधिगम के लिए प्रेरित हो जाता है, वो स्वयं अधिगम करने के लिए वो प्रेरित हो जाता है। तो वही चीज़ें है, वो तैयार हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि विद्यार्थी स्वयं अधिगम के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो कुछ दिन तक अध्यापक को पढ़ाना पड़ता है, कुछ चीज़ें सिखाना पड़ता है, लेकिन वही जब विद्यार्थी जब चीज़ों को जब समझ लेता है, जब टॉपिक समझ लेता है, वो उसको जब रुचिकर लगने लगता है वो टॉपिक वो विषय, तो वो बच्चा अपने से उस विषय में अपनी रुचि दिखाने लगता है, अपने से वो तैयार होकर स्वयं अध्ययन उसका पढ़ने लगता है, तैयार हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि अध्यापक के साथ साथ मूल्यांकन का लाभ भी विद्यार्थी उठाते हैं। कहने का मतलब कि एक जो अध्यापक होता है वह अध्यापक तो मूल्यांकन करता ही है, साथ साथ मूल्यांकन का लाभ तो उठाता ही है, लेकिन साथ साथ उसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो भी मूल्यांकन का लाभ उठाते हैं। तो यह आपका कहीं ना कहीं अध्यापकों के लिए संरचनात्मक आकलन का लाभ था, उसके बाद विद्यार्थियों के लिए क्या क्या लाभ था ये आपका था। अब हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं जब इनके दोष मतलब कहीं ना कहीं जब किसी चीज़ के लाभ होते हैं, किसी न किसी व्यक्ति के गुण होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं उनके कुछ न कुछ दोष होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक व्यक्ति हर एक क्षेत्र में परिपूर्ण हो। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कहीं न कहीं संरचनात्मक आकलन है, इस संरचनात्मक आकलन के दोष क्या क्या हैं। तो हम लोग सबसे पहला ही पॉइंट देखेंगे क्या है, तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व उनका होगा उस व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है या नहीं हो सकता है। हम आपको पहले ही बताए कि एक व्यक्ति सभी क्षेत्र में परिपूर्ण नहीं हो सकता है। इसका कहने का मतलब यही है, निकल के आ रहा है कि एक व्यक्ति सभी पक्षों में या सभी क्षेत्र में, कोई व्यक्ति हो सकता है कि विज्ञान विषय में बहुत ज़्यादा तेज हो, बहुत ज़्यादा रुचिकर हो, उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता हो, तो किसी व्यक्ति को गणित में हो। कोई व्यक्ति हो सकता है पढ़ने में तेज हो, तो कोई व्यक्ति खेल कूद में अपने आप को बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अब मान लिया कोई व्यक्ति पढ़ा सकता है किसी व्यक्ति को, तो हो सकता है कोई व्यक्ति पढ़ा ना सके, कोई अपना बिजनेस कोई मतलब अपना कुछ वैसा कार्य करने में
उसको बहुत ज़्यादा रुचिकर हो। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति हर एक क्षेत्र में अपने आप को पूर्ण नहीं हो सकता है। वही चीज़ यहाँ पे है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है संरचनात्मक आकलन के द्वारा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि छात्रों के विचार शक्ति का मूल्यांकन करना सरल नहीं है। कहने का मतलब कि जो छात्र होते हैं, हर एक छात्र का विचार शक्ति एक नहीं हो सकता है, उनका विचार एक नहीं हो सकता है, और उनका जो मूल्यांकन जो किया जाता है, मूल्यांकन जो करना होता है, ये इतना सरल नहीं होता है कि हर एक व्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सके और हर एक व्यक्ति का मूल्यांकन विचार मतलब विचारणी हो, वो मतलब हर एक व्यक्ति मतलब सोचने के लिए प्रेरित हो, ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है कि इसका क्षेत्र अत्यंत संकुचित है। कहा भी जा सकता है कि जो मूल्यांकन होता है, कहीं ना कहीं जो योगात्मक जो आकलन होता है, योगात्मक आकलन से जो संरचनात्मक आकलन होता है कहीं ना कहीं संकुचित होता है। सबसे लास्ट अंतिम जो प्रक्रिया होती है वो योगात्मक आकलन होता है, लेकिन उसके पहले की प्रक्रिया जो होती है संरचनात्मक आकलन होता है। तो संरचनात्मक आकलन कहीं ना कहीं संकुचित होता है, लेकिन योगात्मक आकलन कहीं ना कहीं वो क्या होता है, विस्तृत होता है। तो आगे देखिए क्या है चौथा पॉइंट। ये कहने का इनका मतलब है कि प्रारंभिक स्तर के मूल्यांकन द्वारा ही छात्रों के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रारंभिक स्तर पे जो एक शिक्षक जो पढ़ाता है, तो हम नहीं कह सकते हैं प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पढ़ा करके कि हाँ ये बच्चा भविष्य में ये चीज़ बन सकता है या ये बच्चा भविष्य में ये कार्य कर सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये संरचनात्मक आकलन है। ये तुरंत पृष्ठपोषण दिया जाता है, तुरंत कक्षा में बच्चों को रुचिकर बनाया जाता है। अलग अलग विधि प्रविधि के माध्यम से पढ़ा करके बच्चे को तुरंत देखा जाता है कि वो किस चीज़ में रुचि ले रहे हैं, कहानी में रुचि ले रहे हैं कि पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। तो उस अनुसार बच्चे को तुरंत परिवर्तन किया जा सकता है और परिवर्तन कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि उस कहानी में जो बच्चा रुचि ले रहा है, ऐसा भी है कि वो बाद में भविष्य में भी कहानी में वो रुचि ले। वो क्षणिक मात्र थोड़ा सा होता है, कुछ समय के लिए तो बहुत ज़्यादा रुचि लेता है, बहुत अच्छे से वो पढ़ सकता है, लेकिन बाद में हो सकता है कि उसका मन बदल जाए, हो सकता है उसका किसी और क्षेत्र में उसकी रुचि बन जाए। घर पे आते आते पता चला वो खेलने कूदने में बहुत ज़्यादा रुचि लेता हो, तो वो सब कुछ कॉपी किताब फेंका, अपने आप को खेल कूद में परिवर्तन हो जाता है।